ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં અત્યારે અલગ અલગ સેલિબ્રિટી અમે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છીએ. ઇલેક્શનનો માહોલ છે એટલે પોલિટિકલ જે ઇવેન્ટ છે એની સાથે સંકળાયેલા અલગ અલગ નેતાઓ, સ્ટાર પ્રચારકો અમે આપણી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. આજે અમે આવા જ એક સ્ટાર પ્રચારક આપણી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છીએ જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી પ્રચાર અર્થે ગુજરાતમાં આવ્યા છે. નામ ખુદ તેમનો પરિચય છે, મનોજ તિવારીજી. ભોજપુરી ફિલ્મોના અદાકાર અને સિંગર એવા મનોજ તિવારીજીનું નામ માત્ર બિહાર કે ભોજપુરી વિસ્તાર પૂરતું એક મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં તેમના લાખો પ્રશંસકો પથરાયેલા છે. રાજકારણમાં હજુ નવા, બિલકુલ એકદમ ફ્રેશ છે, નવી એન્ટ્રી છે. પરંતુ જ્યારે તેમણે ભોજપુરી ફિલ્મોમાં જ્યારે એન્ટ્રી લીધી એ પહેલાં તેઓ એક સિંગર હતા, પછી અદાકાર બન્યા. એમ જીવનમાં જ્યારે જ્યારે જે રોલ આવે પોતાના ભાગે આવે છે, મનોજ તિવારીજી ચેલેન્જ રૂપે એ રોલ સ્વીકારતા રહ્યા છે. આજે મનોજ તિवारी जी साथ આપણે વાત કરીશું રાજકારણની. नमस्कार मनोज तिवारी जी, आपका स्वागत है जीरो ओवर कार्यक्रम में. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपके चैनल के मार्फत से सभी लोगों को जो दुनिया भर में और गुजरात में जो लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं. मनोज तिवारी जी, आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए हैं, फिर भी आपको इस बार अहम मुद्दे कौन से लग रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है? लोग ये जानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए. पॉलिटिक्स में करप्शन, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दे तो है, फिर भी लोगों के पास आप जाते हैं तो लोगों के मन में क्या बात है? इस बार इलेक्शन पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे उससे साव अलग है, किस तरह से? देखिए, मुद्दा तो निश्चित रूप से महंगाई है जी. और महंगाई जैसे ही लोग पता करते हैं कि महंगाई, तो उसके पीछे का भ्रष्टाचार, 5,50,000 करोड़ का प्रत्यक्ष घोटाला, प्लस ये सबों से देश इतना निराश हो चुका है कि उसका मुख्य मुद्दा है कि इस देश का प्रधानमंत्री अगला कैसा हो, कौन हो. और वैसे में एक विकल्प बन के आया है. तो पूरा देश इस समय चुनाव लड़ रहा है. मुझे ऐसा लगता है, मैं भी देखे, मैं कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं हूं, लेकिन हम सभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, खुद जनता चुनाव लड़ रही है जी. मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्योंकि मैं खुद से भी ऐसा महसूस करता हूं कि महंगाई ही मुद्दा है, बट जो भ्रष्टाचार घोटाला है वो कारण भी उसका आ गया. छुपा हुआ मुद्दा नहीं है कि महंगाई क्यों आई, देश की रुपए का मूल्य क्यों गिरा. ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है. ऐसे में सब कुछ जानते हुए हम कर क्या सकते हैं? तो हम एक देशभक्त प्रधानमंत्री दे सकते हैं, विकासवादी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, और वो नरेंद्र मोदी है. ऐसा मैं हर जगह फील करता हूं. बीजेपी ने राज ठाकरे से भी इलू इलू शुरू कर दिया है, और राज ठाकरे के बारे में आप भी जानते हो कि आपका भी विरोध हुआ था जी. मेरे घर पे अटैक भी हुआ. थोड़ा डर लगता है आपको ये इलू इलू से? जी नहीं, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कारण राज ठाकरे जैसे लोगों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है. तो आई एम हैप्पी. ऐसा नहीं कि राज ठाकरे के लिए बीजेपी ने रास्ता बदला है. राज ठाकरे को या उनकी पार्टी को बीजेपी तो नहीं बुलाई है. 272 का जो लक्ष्यांक रखा गया है वो अचीव करने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं बीजेपी, ऐसा कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं. नहीं, देखिए, मुझे क्या लगता है कि इसको पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए. हमारी बात होती है तो पॉजिटिव ही दिखनी चाहिए. नहीं नहीं नहीं, हम क्यों, अगर राज ठाकरे हमारे लोगों पे अटैक को गलती अगर फील करते हैं तो हमारे लोगों को तो काम करना है. हम कोई झगड़ा करने नहीं आए किसी भी स्टेट में. तो जो हमारे ऊपर अटैक करता था वो सामान्य हो जाए, तो जिसके कारण भी सामान्य हो हम उसको थैंक्स करते हैं. अटैक की बात आप करते हो तो इस बार पॉलिटिक्स में जो भी चुनाव में जो भाषण दिए जाते हैं, पर्सनल अटैक पे बात चली जाती है. जो नेशनल इश्यू है वो कॉर्नर में चले जाते हैं और पर्सनल अटैक हो रहा है. ये कितने हद तक अच्छा है, कितने हद तक वो जायज़ है? बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये मुद्दों को भटकाना
ये अच्छा नहीं है। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार 10 साल से काम कर रही थी, जिसके कारण हमारे देश के सैनिकों का मान घटा, जिसके कारण हमारा रुपया का मान घटा, जिसके कारण महंगाई बढ़ी, जिसके कारण लोग जेलों में जाके आए उस पार्टी के, उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? तो अगर बीजेपी भी कहीं पर्सनल अटैक करती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन शुरुआत करने वाली जो कांग्रेस है तो फिर वो तो बहुत ही गलत लगता है, और फिर अब आप शुरू करेंगे तो फिर तो जवाब कुछ वैसे ही पाएंगे। आज ही प्रियंका ने बोला है, कल इमोशनल बातें की थी, आज अटैक किया है, पर्सनल अटैक किया है, मोदी का नाम लिए बिना बात कही है। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हो आप, और बंद कमरे में बैठ के महिलाओं के फोन सुनते हो, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये तो बेहद अफसोसजनक बात है। स्नूप गेट कॉम्पाउंड के बारे में वो बोल रहे हैं, स्नूप गेट। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझे जब कोई भी प्रियंका को सीरियसली लेता है ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जी। प्रियंका गांधी को सीरियसली लेना इस देश में, उनको सबसे पहले अपने घर के भ्रष्टाचार के लिए बोलना चाहिए, और जाहिर भ्रष्टाचार है। तो मैं भी नहीं चाहता कि प्रियंका के किसी व्यक्तिगत, अगर उनका पति भ्रष्टाचारी है और उसकी बात अगर बीजेपी कर रहे है तो मैं उसको व्यक्तिगत नहीं मानता। उन्होंने जाहिर भ्रष्टाचार किया है, तो उनको अटैक करना रॉबर्ट वढेरा करके ही अटैक होता है, प्रियंका के पति करके थोड़ी अटैक होता है। अब वो ऐसा मानती है तो ठीक नहीं है। और भ्रष्टाचारी तो कहीं व्यक्तिगत नहीं होता है सर, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, वो पर्सनल नहीं होता। वो कैसे हो नहीं सकता। अब करप्शन की बात कर रहे हो, येदियुरप्पा बीजेपी में वापिस लिया जाता है, यहाँ के एक मंत्री को 3 साल की सजा अदालत सुनाती है, किसी सीबीआई ने नहीं सुनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीए सरकार ने भी नहीं दी है ये सजा, गुजरात की एक अदालत ने सुनाई है, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है। करप्शन के मामले में उनको सजा सुनाई गई थी, सजा सुनाई गई है, हाँ, और वो अपील में गया है, मगर जब तक वो सजा तो सुनाई दी है एक बार, जब तक वो इनोसेंट बन के वो बाहर नहीं आता तब तक तो उनको ये पद पे रहना नहीं चाहिए मंत्री के हैसियत से। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, देखिए मुझे उसके बारे में, येदियुरप्पा जी के बारे में मेरा एक कहना है कि येदियुरप्पा के ऊपर जो आरोप लगे उस आरोप से उबर के आए हैं। क्लीन चिट नहीं मिली, अभी तक कोर्ट में केस पेंडिंग है। येदियुरप्पा के सामने अभी भी क्लीन चिट अभी नहीं मिली है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। देखिए, अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तो इसका मतलब कि अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है। तिवारी जी, एक बात बताइए, आप कहते हो कि सिद्ध नहीं हुआ, बहुत दिलचस्प बात है। जो जेल में बंद होता है उनको मताधिकार नहीं है, वो मतदान नहीं कर सकता। सजा जिसको हो चुकी, नहीं, जिन सजा नहीं हुई मगर जेल में बंद है वो वोटिंग नहीं कर सकता है इस देश में। और मगर वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये कैसी व्यवस्था है? वो वोटिंग नहीं कर सकता मगर इलेक्शन लड़ सकता है जो जेल में बंद है। देखिए भाई साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस तरह के चर्चे का मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन क्या ये चर्चा इस समय देश के लिए जरूरी है? हमें जब भी हम देखते हैं भ्रष्टाचार, जब बात करते हैं ब्लैक मनी, तो कुछ ब्लैक मनी तो देश में भी छोटा मोटा 2-4 हजार 10,000 2-4 5 लाख घूमता रहता होगा। हमको एक बड़ी बात करते हैं जो स्विस बैंक में कई 400 लाख करोड़ के आसपास जो बताई जा रही है कि मनी है। अब उसकी बात करें तो कोई कहे कि इनके पास 5 लाख रुपया यहाँ पे वो है, गलत दोनों है। बट हमारा जो पूरे देश का पैसा कहीं भंडारित हो रखा है, जो न देश के काम आ रहा है न किसी के काम आ रहा है, विदेशों के काम आ रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हम छोटी बातें छोड़ देते। चलो मैं आपसे मनोज जी से एक बात, हाँ, देश के फ्यूचर के लिए बॉलीवुड में थोड़ा थोड़ा दोष है, लेकिन एक बड़े भारत के लिए, स्वच्छ भारत के लिए हमें छोटी मोटी बातों को तो दरकिनार करना पड़ेगा। दरकिनार कर देते, मनोज जी जो बोलते हैं वही दरकिनार करते थे। मगर ब्लैक मनी सबसे ज्यादा बॉलीवुड में लागत होती है उनकी,
स्टॉक मार्केट में होती है, ये आप मानते हो? अंडरवर्ल्ड के पैसे भी वहाँ लगते हैं। जी सच्चाई है। तो सबसे पहले बॉलीवुड में ही वो सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर वो किसी भी शासन में नहीं हो पाई। चाहे एनडीए का शासन था तब भी नहीं हो गई, अटल जी के शासन में भी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये एक समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्विस बैंक में से जब आएगा तब आएगा, पहले बॉलीवुड में से तो सब नहीं, उतना बड़ा तो नहीं है सर, उतना बड़ा कहाँ है। अभी आप नेता के रोल में हो, अभिनेता भी हो। नेता और अभिनेता दोनों में से कठिन काम कौन सा है? सर निश्चित रूप से नेता बन के अगर जनता की अपेक्षा पे आप खरे उतरते हैं तो ये बहुत कठिन है। और अभिनेता बनना तो अपने टैलेंट पे है, आप अपनी सुविधा से काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो जनता की सुविधा से काम करना पड़ता है। और सर अभी क्या है ना, ये बहुत सारी बातें बोल देने से ना लगे अरे देखो ये तो क्या बोल दिया मनोज तिवारी। नहीं, अभी शुरुआत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब जो मन होता है ना वो कहता है कि भाई गलत तो बहुत जगह है, गलत बहुत जगह है, लेकिन कुछ गलत को सब जानता है लेकिन कोई नहीं बोलता। ठीक है, अगर वहां पे एक आप देश के कानून का सब कुछ का पालन करते हैं तो जो इस देश का बड़ा बड़ा गुनाह करने वाला व्यक्ति है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला एक बार में, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का टोजी घोटाला, 76,000 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाला। भाई साहब इतने बड़े बड़े चीजों को हम 1 लाख 2 लाख के घोटाले से तो नहीं जोड़ सकते। 5 साल बांग्लादेश का बजट बनता है 1,86,000 करोड़ में, 1,86,000 करोड़ में पाकिस्तान इतना हमारे भारत के खिलाफ सामरिक शक्ति प्राप्त करता है, तब 1.5 साल का बजट बनता है। और हम लोग इसकी बात न करके फिर शुरू हो जाते हैं मोदी जी की पत्नी कौन है। तो जब आप ऐसे बातें करेंगे तो आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे। नेशनल इश्यू नहीं है, सही बात है। आप अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में, चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, बीजेपी की बनेगी। अब हम मानते हैं कि आपकी जो मन में जो बात है बीजेपी की बने, हमारी शुभकामनाएं। मगर बीजेपी और कांग्रेस चाहे किसी भी की सरकार बने, सरकार तो अदानी और अंबानी चलाते हैं। ये जो एलिगेशन केजरीवाल ने किया है, आपका क्या कहना है? सर केजरीवाल एक अराजक व्यक्ति है और केजरीवाल के संबंध भारत विरोधी शक्तियों से है। किस तरह से? हमें ये नहीं समझ में आया कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का व्रत क्यों लिया। इसीलिए नेशन के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी का जो पिछला परफॉर्मेंस है 13 साल का, अगर स्पेशली आप नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आते हैं तो आप कारण क्या बताएंगे? आप क्या देश को बताएंगे कि आप नरेंद्र मोदी को क्यों रोकना चाहते हैं? आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश की लंगड़ी सरकार बने। आप इस देश में कश्मीर को रेफरेंडम के लिए चुन देते हैं। आप चाहते हैं कि देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। आपको सरकार चलाने को दी गई तो आप सरकार तो नहीं चलाते हो। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, सब कुछ किया। पहले आपको परफॉर्म तो करना चाहिए देश के लिए। लोग अपनी खुशी नहीं छोड़ रहे हैं और ये केजरीवाल ने 49 दिन में अगर उनको जन लोकपाल बिल पास नहीं करवा पाया तो उन्होंने छोड़ दी खुशी, तो वो तो अच्छी बात है। भाई साहब आप जन लोकपाल के पीछे क्यों बढ़े हैं? आपके पास करप्शन सुनिए सर, मैं बोल रहा हूं आपके पास लोकायुक्त है ना, आप अपने स्टेट में दिल्ली में जन लोकपाल की सारी शक्तियां दे दिए होते, क्यों नहीं दिए? लोकायुक्त है ना, आप मुख्यमंत्री हो ना, आप उसकी सारी शक्ति दे सकते हो। आप क्यों भुलवा रहे हो देश को? मैं भी 15 दिन अन्ना के साथ रामलीला मैदान में था। अन्ना कहां है? अन्ना की बैसाखी के सहारे तुम आते हो देश में और अन्ना को भी नहीं मानते हो।
किसी को नहीं मानते हो। बंद कमरे में तुम एक डिसीजन लेके आप कहते हो लोकतंत्र है, जो कहते तो नहीं सर, मैं उसके साथ 6 महीना रहा व्यक्ति हूं। अरविंद केजरीवाल जैसा तानाशाह व्यक्ति, और जब मुझे लगा कि मैंने अन्ना को भी बोला कि ये व्यक्ति देश भक्त नहीं है, जो लंगड़ी सरकार चाहता हो, जो इस देश में चाहता हंग पार्लियामेंट हो, वो इस देश का दोस्त नहीं हो सकता। अन्ना जी की बैसाखी के सहारे अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि किसी को बैसाखी बना के अगर आप आगे आते हो, बाद में वही बैसाखी आपको फेंक देना पड़ेगा। जिस तरह से नरेंद्र भाई अडवाणी जी की बैसाखी से आगे आए पॉलिटिक्स में, और आज अडवाणी जी की क्या हालत है? अडवाणी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बस सिर्फ वही लॉलीपॉप है कि वो गांधीनगर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको ये भोपाल से भी लड़ना था, मगर मना कर दिया गया, नहीं आपको गांधीनगर से ही लड़ना है, नहीं तो आप चले जाओ। देखिए, मुझे लगता है ना, ये सब मुद्दे ये विरोधी पक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए बनाए जाते हैं। वो तो कम से कम लड़ रहे हैं। मनोज जी, ये तो आप मानते हैं कि अगर मैं आपके किसी बात से सम्मत नहीं हूं तो मैं आपका विरोधी नहीं बन जाता? नहीं, लेकिन अब अडवाणी जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी मीडिया में ये पब्लिश हुआ। यही तो दुख है मेरा कि मीडिया में क्यों पब्लिश हुआ। वो सब आपके विरोधी है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, मीडिया को विरोधी नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, मीडिया तो बिल्कुल अपना सच्चा काम कर रही है, कोई ना कोई आवाज उठाता है तभी मीडिया में आता है। सबसे बदनाम बॉलीवुड कास्टिंग काउच के लिए है, मगर और भी फील्ड है जहां कास्टिंग काउच होता है। पॉलिटिक्स में भी कास्टिंग काउच होता होगा, मगर ये सब बातें बाहर नहीं आती। सिर्फ बदनाम बॉलीवुड है। आप क्या मानते हो? ये कोई मुद्दा नहीं है सर, ये तो बड़ा नेचुरल सा चीज है। जब जिसको अपना फायदा दिखता है वो बातें उठा देता है। अच्छा, पार्टी फंड बहुत संवेदनशील मुद्दा रहता है। ब्लैक मनी की बात जब आप करते हो, हमें बता देना चाहिए कि मेरे पास ये फंड कहाँ से आया। मेरे पॉकेट में अगर आज 2000 रुपये है तो मुझे ये बताना चाहिए कि ये 2000 रुपये मैंने वही अकाउंट में से मैंने विड्रॉ किया है या यहीं से आया है। इतनी पारदर्शिता तो होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये फंड, पॉलिटिकल फंड आरटीआई के बैनर के नीचे नहीं लाना चाहती। क्या वजह है? मुझे लगता है आना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये भी आना चाहिए। ये भी आना चाहिए जी। अक्सर ग्लैमर वर्ल्ड में से जो लोग आते हैं 5 साल दिखाई देते हैं, बाद में गुम हो जाते हैं। गोविंदा की जो स्थिति आप जानते हो, कुछ अपवादें हैं उसमें। आपको पूरा भरोसा है कि ग्लैमर वर्ल्ड में आने के बाद भी आप सफल होंगे? जी बिल्कुल। जो ये सब जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, गोविंदा जैसे, हम उनको उनकी छवि अच्छी बनाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं ना भाई साहब जिन्होंने अच्छा किया है। अब मैं आया हूं, मुझे पता है मेरी चुनौती क्या है। मैं 5 साल बाद इसका जवाब दे सकता हूं। कल रात में परेश भाई से बात कर रहा था तो मैंने यही मुद्दा हम लोग बात किए कि भाई साहब आपको पता है ना कि तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है और लोग समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ एक स्टार हूं, बट अगले 5 साल में हमने भी और परेश भाई ने भी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी से कमिटेड हैं कि हम 5 साल आपको दिए हैं, आपके साथ रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे। नरेंद्र भाई में कौन सी खास बात लगी जो आपके ये दिल को छू गई? सर मैं यूपी का हूं। मैं 16 साल से गाना गा रहा हूं, सिनेमा कर रहा हूं। हमारी भोजपुरी फिल्म जीरो थी, हमने उसको 3000 करोड़ पर एनम का इंडस्ट्री बनाया है। मेरी फिल्म से शुरू हुआ। आज 150 फिल्में बनती हैं साल में। आज तक राहुल गांधी ने हम लोगों को पहचाना नहीं कभी। राहुल गांधी उसी अमेठी का सांसद है, उसने एक बार पूछा नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री जहां 1.5 लाख लोग पर एनम काम कर रहे हैं, उनके आर्टिस्टों को बुला के कभी पूछें कैसे हो तुम लोग। एक दिन मुझे नरेंद्र मोदी मिलते हैं और दूर से बोलते हैं, हाय मनोज कैसे हो, कैसी चलती है तुम्हारी इंडस्ट्री। मैं पागल हो गया सर, ये व्यक्ति, इनको कैसे पता चला मैं भोजपुरी का क्या हूं। राहुल गांधी जिस समय हमारे ऊपर राज ठाकरे ने अटैक किया, राहुल गांधी आके मुंबई में बोलता है कि
ये तो बड़ी ये समस्या है। यूपी बिहार के लोग क्यों भीख मांगने आ जाते हैं बाहर? व्हाट नॉनसेंस। तुम इतना दिन शासन किए यूपी बिहार में, हम काम नहीं दिए, हमको काम करने में बाहर गए तो तुम भिखारी बनाते हो। तो सर हम लोग नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित होते हैं। नरेंद्र भाई के अलावा कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको पसंद है? सर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनसे अच्छी बातें होती हैं हमारी। ऐसा नहीं क्योंकि एक ही पार्टी में है, और पार्टियों में भी हैं लोग जो हमारी तरह, भले कांग्रेस पार्टी में हैं, भले आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे पार्टी का सोच और वर्तमान जो प्रणाली है वो अच्छी नहीं है। तो हम अभी नाम लेंगे तो गड़बड़ होगा हमारे पर भी। नहीं, सही बात है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे जो अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, उनको काफी दिनों से जानता हूं। गडकरी जी हैं, बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं। और जेटली सर हैं, सुषमा जी हैं जी, और शिवराज सिंह चौहान सर हैं, रमन भाई साहब हैं, मनोहर पर्रिकर जी हैं। इन लोगों से मतलब इन लोगों ने मुझे पहली बार में पहचाना। मुझे प्राउड हुआ कि हम सर, देखिए वैसे भी हम लोग बिहार यूपी के लोग हैं, तो हमको अक्सर बाहर में सम्मान नहीं मिलता। कोई सीएम अगर हमें सम्मान से पहचानता है, बिठाता है, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। मान लो कि 16 तारीख को बीजेपी विन करती है और नरेंद्र भाई पीएम बनते हैं, मनोज जी के पास कौन सा एक्सपेक्टेशन है जो नरेंद्र भाई से रखते हैं कि ये तो करना ही चाहिए आपको, करप्शन, महंगाई के अलावा? एक तो सर, जो बेईमान होने का प्रमाण कांग्रेस ने दिया है, उसको नरेंद्र भाई जीरो पे ला दें। उनका सरकार ईमानदार रहे, महंगाई कम हो, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से माइग्रेशन रुके, हमारे यहां रोजगार हो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं एक बहुत बार बार लड़ता हूं, हमारे 24 करोड़ लोग हैं भोजपुरी भाषी, उनकी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। वो भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में डलवा दें। जी, मुलायम सिंह यादव नेताजी, यूपी के जो नेताजी है, उनके बारे में आपका ख्याल कौन सा है? वो है नहीं थे, अभी नहीं है, अभी नहीं थे। जिस दिन उन्होंने बोल दिया बलात्कारियों के लिए कि ऐसा लड़कों से हो जाता है, मेरे लिए थे। मैं ऐसे उस नेताजी को मैं जानता हूं जो उत्तर प्रदेश के किसानों का नेता था। पहले आप सपा में जुड़े, जब सपा से जुड़े हुए? मैं पिछला चुनाव लड़ा था, मुझे अमर सिंह ले जाके 3 महीना के लिए मैं समाजवादी पार्टी में था। उनको एक स्टार चाहिए था और मैं अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर रहा था, तो वहीं से मुझे अमिताभ बच्चन जी ने ढकेल दिया। वो रोके भी नहीं, वो नहा भी नहीं किए, ना भी नहीं किए, तो मैं उधर फंस गया। लेकिन उस 3 महीने मैंने सीखा बहुत कुछ भाई साहब। मैंने सीखा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है। और फिर मैं उसके बाद 3 साल सोचता रहा। फिर मेरे भारतीय जनता पार्टी में जो आने के लिए मैंने बहुत टेस्ट दिया है। मैं विधानसभा चुनाव में 42 सीट पे प्रचार करने का जिम्मा पाया, 32 सीट जीत करके दिया पार्टी को, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में। तो अगर कोई छटपटाहट में, मैं पहला कलाकार हूं जो अन्ना के मंच पे गया था। बॉलीवुड से कोई नहीं, सबसे पहले मैं गया। बाबा रामदेव के मंच पे सबसे पहले मैं गया। तो प्लीज डोंट ट्रीट मी जस्ट एज सेलिब्रिटी। मैं इस देश का एक ऐसा नागरिक हूं जो देश की समस्याओं के लिए मैं छटपटा रहा था। फाइनली मैं समझता हूं इन सारे मुद्दों का समाधान नरेंद्र मोदी में है। मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। નરેન્દ્રભાઈ સાથે મનોજ તિવારીજીનું ખૂબ એક્સપેક્ટેશન છે અને એમને એમ લાગે છે કે પોતાની અપેક્ષાઓ જો સંતોષી શકે એવો કોઈ નેતા હોય તો નરેન્દ્રભાઈ છે. રાજકારણમાં નવા સવા છે, નવી એન્ટ્રી છે, કેટલીક બાબતોમાં નિખાલસ પણ છે. પાર્ટી ફંડની બાબતમાં પણ પારદર્શિતા હોવી જોઈએ, આરટીઆઈ હેઠળ લાવવું જોઈએ. ચાહે બીજેપી કે કોંગ્રેસ
એ મુખ્ય બે રાષ્ટ્રીય પક્ષો આ વાત સાથે સંમત હોય કે ના હોય, એક નિખાલસ અભિપ્રાય, નિખાલસ વાતો કરવાનો મનોજજીએ આપણી સાથે પ્રયાસ કર્યો. 0 ઓવર કાર્યક્રમમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહી પોતાના અભિપ્રાયો આપવા બદલ મનોજજી આપકા બહુ બહુ ધન્યવાદ. बहुत बहुत धन्यवाद. આથી વાત આજે 0 ઓવરમાં આવતીકાલે એક વધુ નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું મિત્રો. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.